तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आरबीसी क्लास 12 इंग्लिश की जो रेनबो बुक है उसके ऑल चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर का इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो आपके अभी बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, पर फिर भी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और रिवीजन करते रहें। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे चैप्टर्स के जो भी रेनबो है आपकी क्लास 12 आरबीसी के अंदर, उसके सारे ऑल चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर की क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट चैप्टर है हमारा अ रूम 10x8 और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु वर इंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस, यानी नए घर के प्रारूप योजना के विचार विमर्श में कौन कौन सम्मिलित थे। तो इसका आंसर बहुत आसान है, आपने पढ़ रखा है। तो चैप्टर फर्स्ट, एट फर्स्ट मिसिज मलिक एंड द आर्किटेक्ट वर एंगेज्ड। शुरुआत में मिसिज मलिक और आर्किटेक्ट यानी वास्तुशिल्पी थे, और लेटर मिस्टर मलिक ऑल्सो जॉइंड दैम इन डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। फिर बाद में मिस्टर मलिक ने भी उनको ज्वाइन कर लिया था घर के प्रारूप में की योजना के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका व्हाट डिड मिसिस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन, यानी श्रीमती मलिक किस बिंदु या किस विषय पर बल देती हुई दिखाई पड़ी। तो आपको मालूम ही होगा, इसका आंसर होगा कि मिसिस मलिक सबसे ज़्यादा एक रूम जो था उसको 10x8 के साइज़ में करने के लिए वो थी विषय पे जोर दे रही थी। मिसिस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्टोर रूम टू बी 10x8 फॉर द प्रेजेंट यूज़ ऑफ हर ओल्ड मदर इन लॉ एंड आफ्टर हर एज स्टोर रूम, यानी वर्तमान में तो वो अपनी सासू माँ के लिए इसको यूज़ में लेंगे और बाद में एक स्टोर रूम के तौर पे यूज़ में लेंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वर मिस्टर मलिक्स व्यूज़ रिगार्डिंग अ स्टोर रूम, यानी एक स्टोर रूम के संबंध में श्रीमान मलिक के क्या विचार थे। तो इसका आंसर है द फॉलोइंग वर मिस्टर मलिक्स व्यूज़ रिगार्डिंग अ स्टोर रूम। एक स्टोर रूम के संबंध में श्रीमान मलिक के विचार इस प्रकार थे। द स्टोर शुड बी अ लिटिल बिगर, यानी एक स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और ट्रंक्स कैन बी मूव्ड अबाउट फ्रीली, ट्रंकों को आसानी से आगे पीछे किया जा सके, और इट इज़ कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, इसे व्यवस्थित रखने में सुविधा रहती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाई डिड मिसिस मलिक डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली, श्रीमती मलिक ने दिल्ली में ही स्थायी रूप से निवास करने का निश्चय क्यों किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपके मिसिस मलिक डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली बिकॉज द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप। श्रीमती मलिक ने दिल्ली में ही स्थायी रूप से निवास करने का निश्चय किया क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे। दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, वे वापस दिल्ली में पदस्थापित हो गए थे। दे विल हैव द हाउस बिल्ट, वे घर का निर्माण करवा लेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मिसेस मलिक टूवर्ड्स हर मदर इन लॉ, श्रीमती मलिक का अपनी सास के प्रति व्यवहार क्या था। तो इसका आंसर है द एटीट्यूड ऑफ मिसेस मलिक टूवर्ड्स हर मदर इन लॉ वॉज डिस्क्रिमिनेटरी, यानी मिसेस मलिक का यानी श्रीमती मलिक का अपनी सास के प्रति व्यवहार विभेदात्मक था। शी थॉट टू कीप हर इन अ स्टोर रूम बिकॉज शी वॉज ओल्ड, वह उनको स्टोर रूम के अंदर रखना चाहती थी क्योंकि वह एक वृद्ध थी। कौन? श्रीमती मलिक अपनी सासू माँ को। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, व्हाट वर मिसेस मलिक्स प्लान्स रिगार्डिंग द फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस, यानी नए घर के फर्नीचर के बारे में श्रीमती मलिक की क्या योजना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मिसेस मलिक इंसिस्ट दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर न्यू हाउस या फिर हाउस। श्रीमती मलिक ने बता दिया कि वह घर के लिए नया फर्नीचर बनवाएंगी। शी वुड नॉट अलाउ अ सिंगल पीस ऑफ ओल्ड फर्नीचर इन द न्यू हाउस, वह नए घर में एक भी पुराना फर्नीचर नहीं रखेंगी। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, व्हाट डज द वर्ड एवरीथिंग हियर रिफर टू, यानी प्रत्येक चीज़ को भूला जाना था। यहाँ शब्द एवरीथिंग किसके उल्लेख करता है। आंसर, द वर्ड एवरीथिंग हियर रिफर टू द वेरियस प्लान्स मिसेस मलिक थॉट ऑफ फॉर डूइंग अप द हाउस एंड द पेन्स ऑफ सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन। शब्द एवरीथिंग यहाँ
घर को संवारने के लिए श्रीमती मलिक द्वारा सोची गई विभिन्न योजनाओं तथा निर्माण के निरीक्षण के कष्टों का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रीजन डज मिसेस मलिक हैव टू बी हैप्पी एंड कंसोल्ड ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ देयर न्यू हाउस बाय द गवर्नमेंट। यानी उनके नए घर को सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लेने के पश्चात दिल्ली से स्थानांतरित हो जाने पर भी कौन से कारण श्रीमती मलिक को प्रसन्न व शांत रखते हैं? आंसर, द फर्स्ट रीजन वॉज ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट बाय द गवर्नमेंट रेगुलरली एवरी मंथ इन देयर बैंक अकाउंट। प्रथम कारण सरकार द्वारा उनके बैंक खाते में नियमित रूप से प्रत्येक माह अच्छा खासा किराया जमा करा देने का था। द सेकेंड वॉज ऑफ नॉट रेंटिंग टू प्राइवेट टेनेंट्स। दूसरा कारण निजी किराएदार को किराए पर नहीं देने का था। क्वेश्चन नंबर 9, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 एंड टू whom? यानी किसने कक्ष का साइज 10x8 सुझाया व किसको सुझाया? आंसर, मिसेस मलिक सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 टू द आर्किटेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर न्यू हाउस। यानी श्रीमती मलिक ने कक्ष का साइज 10x8 सुझाया किसको? वास्तुशिल्पी को। मिस्टर मलिक सपोर्टेड द साइज, और मिस्टर मलिक ने भी इसका समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स? यानी वास्तुशिल्पी भ्रमित क्यों था? आंसर, द आर्किटेक्ट वॉज परप्लेक्स बिकॉज मिसेस मलिक वॉन्टेड अ स्टोर रूम टू द साइज 10x8 फॉर हर ओल्ड मदर इन लॉ एंड इट वॉज अनथॉटफुली। वास्तुशिल्पी भ्रमित था क्योंकि श्रीमती मलिक 10x8 का स्टोर रूम अपनी सास के लिए बनवाना चाहती थी और ये सोच से परे था। क्वेश्चन नंबर 11, इन वॉट मैनर वॉज मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच? यानी किस तरह से श्रीमती मलिक की पुत्र वधू आरेख में दी गई आकृति के समान थी? आंसर, मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज वियरिंग अ मैरून कलर साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच हैड। इन दिस मैनर शी वॉज सिमिलर। श्रीमती मलिक की पुत्र वधू ने मैरून यानी गहरा भूरा लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो आरेख की आकृति ने भी पहनी थी। इस तरीके से वह समान थी। क्वेश्चन नंबर 12, वाई कुड द मलिक्स नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग व्हेन डू दे डू सो एंड वाई? यानी मलिक परिवार सोमवार प्रातः अपने नए घर में प्रवेश क्यों नहीं कर पाए? वे ऐसा कब करते हैं और क्यों? आंसर, द मलिक्स कुड नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग बिकॉज ऑफ हैवी डाउनपोर। मलिक परिवार सोमवार प्रातः नए घर में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि भारी वर्षा हो रही थी। दे डू सो इन द इवनिंग बिकॉज मंडे वॉज एन ऑस्पिशियस डे। वे सायंकाल ऐसा कर पाते हैं क्योंकि सोमवार एक शुभ दिन था। बिकॉज मिसेस मलिक वॉन्टेड टू शिफ्ट, क्योंकि श्रीमती मलिक प्रवेश करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा और रूम 10x8 का। इसके बाद हम आगे लॉस्ट स्प्रिंग के चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। वॉट डिड मिसेस मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ? श्रीमती मलिक को अपनी पुत्रवधू के बारे में क्या पसंद नहीं आया? आंसर, अबाउट हर डॉटर इन लॉ मिसेस मलिक डिड नॉट लाइक हर रीपेंटिंग ऑफ हर लिप्स एंड हर जैबरिंग इंस्टेंटली इन इंग्लिश विथ हर हस्बैंड। यानी अपनी पुत्रवधू के बारे में श्रीमती मलिक को उसका होठों पर लाली लगाना तथा अपने पति से लगातार अंग्रेजी में बातें करना पसंद नहीं आया। स्टूडेंट्स, हमारे रूम 10x8 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए शॉर्ट। अब हम लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। आप जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष, व्हाई डिड साहिब फैमिली सेटल एट सीमापुरी? साहिब की फैमिली सीमापुरी में सेटल क्यों हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, साहिब फैमिली सेटल एट सीमापुरी in Delhi because those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। साहिब का परिवार दिल्ली में सीमापुरी में निवास इसलिए करने लगा था क्योंकि जो यहाँ रहते हैं वे सभी अतिक्रमणकारी हैं तथा 1971 में बांग्लादेश से आए थे। इससे पहले आपका थर्ड थॉट्स चैप्टर है वो आपके रिड्यूस हो चुका है। कोरोना के अंदर जो आपका सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग वो रिड्यूस हो चुका है, इसलिए हम डायरेक्ट लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, वाई डज अनीस जंग प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम हॉलो? यानी अनीस जंग का स्कूल खोलने का वादा खोखला क्यों जान पड़ता है? आंसर, अनीस जंग प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम्स
ओलो बिकॉज इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। अनीस जंग का स्कूल खोलने का वादा खोखला जान पड़ता है क्योंकि स्कूल बनाने में लंबा समय लगता है। सच प्रोमिस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर ब्लीक वर्ल्ड। ऐसे वादे उनके अंधेरे संसार के हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। लेखिका क्यों कहती है कि सीमापुरी दिल्ली से मीलों दूर है। आंसर, फिजिकली सीमापुरी इज़ वेरी क्लोज टू दिल्ली। भौतिक रूप से सीमापुरी दिल्ली से अत्यधिक निकट है। बट इफ़ वी कंसिडर दैम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंडीशन इन विच पीपल लिव देयर दे आर पोल्स अपार्ट। लेकिन अगर हम उन परिस्थितियों पर विचार करें जिनमें लोग वहाँ रहते हैं तो वे एक दूसरे से अत्यंत दूर है। अनलाइक इन दिल्ली देयर आर नॉट इवन बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ अवेलेबल इन सीमापुरी। दिल्ली के विपरीत सीमापुरी में जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें भी उपलब्ध नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन गार्बेज टू दैम इज गोल्ड। लेखिका का इस अभिव्यक्ति से क्या आशय है, कचरा उनके लिए सोना है। आंसर, द ऑथर राइटली सेज दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैग पिकर्स। लेखिका सही कहती है कि कचरा बीनने वालों के लिए कचरा सोने से कम नहीं होता। दिस इज़ द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर दैम। उनके लिए यही जीने का एक साधन होता है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल इट फॉर अ लिटिल मनी। वे कचरे में कोई काम की चीज़ ढूंढते हैं और कुछ पैसों में इसे बेच देते हैं। द पीच देयर टेंट्स वेयर एवर दे कैन फाइंड रैग्स। वे अपना तंबू उस स्थान पर गाड़ लेते हैं जहाँ उन्हें कचरे में वस्तुएं मिल सके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपकी स्क्रीन पर, वॉट डज द एक्सप्रेशन समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज मीन। कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है। आंसर, द एक्सप्रेशन मीन गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इज रैप्ड इन वंडर। यानी अभिव्यक्ति का आशय है कि बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य में लिपटी कोई चीज़ है। देयर आइज लाइट अप इन द होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इट इज़ अ बिग कैपिटल फॉर दैम। उनकी आंखें और पाने की आशा में चमकने लगती हैं, यह उनके लिए एक बड़ी पूंजी है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाई इज साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहिब टी स्टॉल पर काम करके खुश क्यों नहीं है। आंसर, व्हेन द नरेटर आस्क्स हिम वेदर ही लाइक्स द जॉब हिज फेस loses द केयर फ्री लुक। जब लेखिका उससे पूछती है कि क्या वह उसके काम को पसंद करता है तो उसका चेहरा निश्चिंतता का भाव खो देता है। ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड फाइंड्स द स्टिल कैनिस्टर ऑफ हिज मास्टर हैवियर। उसने अपनी आज़ादी गंवा दी है तथा उसके मालिक का स्टील का कनस्तर उसे ज़्यादा भारी लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ मुकेश एम्बिशन, कैन इट बी रियलाइज्ड। मुकेश की आकांक्षा क्या है, क्या इसे पूरा किया जा सकता है। आंसर, मुकेश एम्बिशन इज़ टू become a motor mechanic. Yes, it can be realized. He will go to a garage and learn it. मुकेश की आकांक्षा एक मोटर मैकेनिक बनने की है। हाँ, इसे पूरा किया जा सकता है। वह गैराज में जाएगा और इसे सीख लेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, वाई डज मुकेश ग्रैंड मदर से सो। क्या भगवान द्वारा दिए गए वंशानुक्रम को तोड़ा जा सकता है, मुकेश की दादी ऐसा क्यों कहती है। आंसर, येस, अ गॉड गिवन लाइनेज कैन एवर बी ब्रोकन। हाँ, भगवान द्वारा दिए गए वंशानुक्रम को तोड़ा जा सकता है। मुकेश ग्रैंड मदर से सो बिकॉज शी थिंक्स इट कैन नॉट बी ब्रोकन। मुकेश की दादी ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि वह सोचती हैं कि इसे नहीं तोड़ा जा सकता है। फॉर्च्यून हैज़ टू फेवर द ब्रेव, भाग्य को बहादुर का साथ देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द हज़ार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज। यानी कांच की चूड़ियों के उद्योगों में काम करने के खतरों का वर्णन करें। आंसर, द 2 हज़ार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री आर फॉलोज। यानी कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के निम्न 2 खतरे हैं। पहला, द वर्किंग नियर द फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर लीव्स एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द लेबर्स। यानी
हवा व प्रकाश रहित गंदी कोठरियों में उच्च तापमान वाली भट्टियों के सामने काम करने से मजदूरों के स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। और सेकंड, द लेबर्स वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फाइनली लॉस देयर आईसाइट। इस उद्योग में काम करने वाले मजदूर अंततः प्राय अपनी नेत्र ज्योति खो बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, व्हाट डज अनीस जंग इम्प्लाई बाय दिस स्टेटमेंट। उसकी कलाई पर अभी भी चूड़ियां हैं लेकिन आंखों में कोई चमक नहीं है। इस कथन द्वारा अनीस जंग क्या निहितार्थ रखती हैं? आंसर, by this statement, Anis Jung implies that the vicious circle of social customs and society have killed the capacity of the Bengal makers to take initiative. इस कथन में अनीस जंग का निहितार्थ है कि सामाजिक परंपराओं तथा समाज के दुष्चक्र ने चूड़ी बनाने वालों की पहल करने की क्षमता को खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपन्स व्हेन द बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर देयर राइट्स। यानी फिरोजाबाद में जब चूड़ी निर्माता अपने अधिकारों के लिए संगठित होने का प्रयत्न करते हैं तो क्या होता है? आंसर, दे आर होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम। पुलिस उन्हें उठा ले जाती है, पीटती है और कुछ गैरकानूनी करने के जुर्म में घसीट कर जेल में डाल देती है। उनका कोई नेता नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट रूम 10x8 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए शॉर्ट, और सेकंड लॉ स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर जो हमारा है इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हाउ योगा हिल्स और सेकंड है प्योरिटी इज पावर। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर वॉट डिजीज कैन योगा बी अ थेरेपी। यानी किन बीमारियों के लिए योगा एक चिकित्सा है? आंसर, योगा कैन बी अ थेरेपी फॉर द डिजीजेस कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, इंसोमेनिया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच डिजीजेस आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस। यानी कौन सी बीमारियां तनाव से उत्पन्न होती हैं? आंसर, डिजीज आर caused by stress are cardiovascular disease, depression, anxiety, some types of diabetes mellitus, indigestion and low blood flow। यानी तनाव से उत्पन्न बीमारियां हैं हृदय व रक्त संचार के रोग, अवसाद, चिंता, कुछ प्रकार के मधुमेह बीमारी, अपाचन तथा धीमा रक्त संचार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम। संघर्ष या पलायन प्रणाली में हमारे शरीर की क्या प्रतिक्रिया होती है? आंसर, in the fight or flight system the reaction of our body is positive in short term but negative in long term। संघर्ष या पलायन प्रणाली में हमारे शरीर की प्रतिक्रिया संक्षिप्त अवधि में तो सकारात्मक होती है किंतु दीर्घ अवधि में नकारात्मक होती है। फॉर्मर प्रिपेयर्स फॉर थ्रेट, प्रथम चुनौती के लिए तैयार करता है। लेटर प्लेसेस एक्सेस वेयर एंड टीयर, दूसरा शरीर में अनावश्यक टूट फूट पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके सामने, राइट द मेन हजार्ड ऑफ स्ट्रेस। तनाव के मुख्य खतरे लिखें। आंसर, द मेन हजार्ड ऑफ स्ट्रेस आर इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, शैलो ब्रीथ, मेटाबॉलिज्म, टेंसिंग ऑफ मसल्स, इंडाइजेशन, लो ब्लड प्रेशर एटसेट्रा। तनाव के मुख्य खतरे हैं हृदय गति में तत्काल वृद्धि, हृदय की रक्त संचार क्षमता, रक्तचाप, पसीना, छोटी सांस, ऊर्जा निर्माण तीव्रता, मांसपेशियों का खिंचाव, अपाचन, निम्न रक्तचाप आदि हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाई इज कॉर्टिसोल गुड फॉर आवर बॉडी। कॉर्टिसोल हमारे शरीर के लिए अच्छा क्यों है? आंसर, कॉर्टिसोल इज गुड फॉर आवर बॉडी बिकॉज दिस हार्मोन एंड नॉर्मल लेवल्स हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। कॉर्टिसोल हमारे शरीर के लिए अच्छा है क्योंकि सामान्य स्तर पर यह हार्मोन सक्रिय स्वस्थ शरीर बनाए रखता है जिसमें ऊर्जा निर्माण व रक्तचाप का नियंत्रण सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल ऑन आवर हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य पर कॉर्टिसोल के उच्च स्तर के प्रभाव का वर्णन करें। आंसर, द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल कैन इंक्रीज आवर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड levels which are risk factors for heart attacks and strokes।
कोर्टिसोल का उच्च स्तर हमारी हृदय गति, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड स्तरों में वृद्धि कर देता है, जो हृदयघात तथा मस्तिष्क रक्त संचार को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बी एक्टिवेटेड? पैरासिम्पैथेटिक स्नायु तंत्र को किस प्रकार सक्रिय किया जा सकता है? आंसर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन बी एक्टिवेटेड व्हेन द थ्रेट ऑफ स्ट्रेसर हैज़ पास्ड और एंडेड और बाय डीपनिंग द ब्रीथ एंड रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स। यानी पैरासिम्पैथेटिक स्नायु तंत्र तब सक्रिय किया जा सकता है जब चुनौती या तनाव बिंदु गुजर जाता है या उसका अंत हो जाता है या श्वास को गहरा कर तथा मांसपेशियों को शिथिल कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेस्ट और रिन्यू इन आवर बॉडी? द रिजल्ट ऑफ रेस्ट और रिन्यू इन आवर बॉडी इज दिस, दैट द बॉडी ट्राइज टू हील इटसेल्फ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। हमारे शरीर में विश्राम व तरोताज़ा का परिणाम यह होता है कि विश्राम की अवस्था में शरीर स्वयं को स्वस्थ करता है। इट रिन्यूज इटसेल्फ, वी फील हेल्दी एंड फ्रेश। ये स्वयं को पुनः तरोताज़ा कर लेता है, हम स्वस्थ व ताजगी महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ? लंबी अवधि के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? आंसर, फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, इम्यून सिस्टम इन राइट ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। एक्टिवेटेड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंश्योर्स लॉन्ग टर्म हेल्थ। लंबी अवधि के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधी प्रणाली की उचित दशा महत्वपूर्ण है। सक्रिय पैरासिम्पैथेटिक स्नायु तंत्र लंबी अवधि के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब देयर मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस। योग अभ्यास के मुख्य घटकों का वर्णन करें। आंसर, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस आर आसन्स, डिफरेंट पोस्चर्स, प्राणायाम, ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड ध्यान, मेडिटेशन एक्सरसाइज। यानी योग अभ्यास के मुख्य घटक हैं आसन, प्राणायाम तथा ध्यान। इट एम्प्लॉयज होलिस्टिक अप्रोच, यह संपूर्णता का दृष्टिकोण सम्मिलित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा एनकरेज? यानी योग का अभ्यास किसे प्रोत्साहित करता है? आंसर, द प्रैक्टिस ऑफ योगा एनकरेजेस extensing holistic approach that concentrates on peace, bliss, good health, harmony and all-round fitness। यानी योग का अभ्यास विस्तृत संपूर्णता का दृष्टिकोण प्रोत्साहित करता है जो शांति, सुख, अच्छा स्वास्थ्य, सामंजस्य तथा चहुमुखी फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाउ योगा हेल्प्स, हम पार्ट सेकंड की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है प्योरिटी इज पावर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, इन विच एरियाज डू वी नीड प्योरिटी? किन क्षेत्रों में हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है? आंसर, वी नीड प्योरिटी इन फूड, वाटर, एयर, सराउंडिंग्स, हार्ट, लव, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, स्पीच, थॉट, माइंड, एक्शन, रीजन एंड सो ऑन। हमें भोजन, जल, वायु, परिवेश, हृदय, प्रेम, वातावरण, समाज, अभिव्यक्ति, विचारशीलता, मस्तिष्क, कार्य, बुद्धि आदि में पवित्रता चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण की पवित्रता के महत्व को लिखिए। आंसर, प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट प्रमोट्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। पर्यावरण की पवित्रता शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य तथा दिमागी शांति को बढ़ावा देती है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें पर्यावरणीय पवित्रता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिफरेंट टास्क वर असाइंड टू युधिष्ठिर एंड दुर्योधन? आंसर, इस क्वेश्चन की हिंदी समझ लेते हैं पहले। युधिष्ठिर व दुर्योधन को कौन से अलग अलग कार्य सौंपे गए थे? आंसर, ड्रोन आस्क्ड युधिष्ठिर टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर। द्रोण ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के समाज में से एक बुरा आदमी लाने के लिए आज्ञा दी और उन्होंने दुर्योधन को उसी हस्तिनापुर के समाज में से एक अच्छा आदमी जाकर लाने के लिए कहा। ही आस्क्ड दुर्योधन टू गो एंड ब्रिंग वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, चाइल्ड द फूड इन is insufficient for you. You may have this also. What does this statement suggest about Pava Hari Baba attitude?
यानी बालक, ये भोजन आपके लिए अपर्याप्त है, आप इस भोजन को भी ले लेवें। यह कथन पाव हरि बाबा के दृष्टिकोण के विषय में क्या संकेत करता है? आंसर, चाइल्ड, द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू, यू मे हैव दिस ऑल्सो। यानी बेटे, ये भोजन आपके लिए अपर्याप्त है, आप इस भोजन को भी ले लेवें। अबाउट पावा हरि बाबा एटीट्यूड, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट्स दैट ही वॉज प्योर एट हार्ट। पावा हरि बाबा के दृष्टिकोण के विषय में ये कथन उनके हृदय से पवित्र होने का संकेत देता है। हिज लविंग एंड अफेक्शनेट बिहेवियर चेंज द थीफ हार्ट। उनके प्रिय व स्नेहपूर्ण व्यवहार ने चोर के हृदय को परिवर्तित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। हाउ डिड द थीफ रिएक्ट व्हेन पावा हरि बाबा ऑफर्ड हिम मोर फूड? जब पावा हरि बाबा ने और अधिक भोजन का प्रस्ताव रखा तो उस चोर ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? आंसर, व्हेन पावा हरि बाबा ऑफर्ड हिम मोर फूड द थीफ रिएक्टेड पॉजिटिवली। जब पावा हरि बाबा ने उसे और अधिक भोजन का प्रस्ताव रखा तो उस चोर ने सकारात्मक प्रतिक्रिया की। ही प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ बिफोर द सेंट। वह उस संत के आगे लंबी ठोक देने लगा। ही वॉज वंडरस्ट्रक बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर सोल। वह उस पवित्र आत्मा के स्नेहपूर्ण शब्दों पर आश्चर्यचकित था। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द मैनर ऑफ गौतम तपस्या। गौतम की तपस्या के तरीके का उल्लेख करें। आंसर, गौतम डिड तपस्या टू अटेन पावर। गौतम ने शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या की। ही ऑब्जर्व वेरी हार्ड ऑस्टेरिटीज फॉर ईयर्स। कई वर्षों तक उसने कठोर नियमों का पालन किया। ही कंट्रोल हिज बॉडी। उसने शरीर का नियंत्रण रखा। स्टूड ऑन अ सिंगल फुट एंड फास्टेड। एक पैर पर खड़ा रहा और उपवास किया। क्वेश्चन नंबर 7, आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन। वॉट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट अबाउट द लेडी एटीट्यूड टूवर्ड ड्यूटी? ये कथन उस महिला के कर्तव्य के प्रति दृष्टिकोण के बारे में क्या संकेत करता है? आंसर, दिस स्टेटमेंट अबाउट द लेडी एटीट्यूड टूवर्ड ड्यूटी suggests that she was faithful to her duty, purity was in her conduct। यानी यह कथन उस महिला के कर्तव्य के बारे में इस दृष्टिकोण का संकेत करता है कि वह अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थी, पवित्रता उसके आचरण में स्वतः ही थी। क्वेश्चन नंबर 8, द मैन वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, हाउ डज द ऑथर ब्रिंग दिस आउट? यानी वह व्यक्ति पवित्रता की चमक रखता था, लेखक इसे कैसे पेश करता है? आंसर, द ऑथर ब्रिंग्स दिस आउट बाय द कंडक्ट ऑफ द हाउस वाइफ एंड द सिंपल मैन टू गौतम ऋषि बाय द स्टोरी ऑफ युधिष्ठिर एंड पावा हरि बाबा। लेखक इसे उस गृहिणी व साधारण आदमी के गौतम ऋषि के प्रति आचरण के द्वारा तथा युधिष्ठिर व पावा हरि बाबा की कहानियों से पेश करता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वॉज गौतम्स ईगो प्योरिफाइड? यानी गौतम का अहंकार कैसे शुद्ध किया गया? आंसर, गौतम्स ईगो वॉज प्योरिफाइड बाय द मोर ड्यूटीफुल एंड डिवाइन हाउसवाइफ एंड द सिंपल मैन विथ whom गौतम मेट। गौतम के अहंकार को अधिक कर्तव्यनिष्ठ तथा दैवीय गृहिणी द साधारण आदमी जिनसे गौतम मिला था उनके द्वारा शुद्ध किया गया था। दे वर सुपीरियर इन कंडक्ट एंड प्योरिटी। वे आचरण व पवित्रता में श्रेष्ठ थे। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर? लेखक के अनुसार पवित्र कौन है? आंसर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर प्योर इज शी हुज हेड एंड हार्ट आर प्योर, हुज थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स आर प्योर। लेखक के अनुसार पवित्र वह है जिसका दिमाग व दिल पवित्र है, जिसके विचार, वाणी तथा व्यवहार पवित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर? यानी शुद्ध वातावरण का क्या महत्व है? आंसर, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर इज मच। शुद्ध वातावरण का अत्यधिक महत्व है। प्योर एटमॉस्फेयर मेक्स वन कल्चर्ड एंड वेल बिहेव्ड, इट एनलार्जेस द इनबोर्न प्योरिटी। शुद्ध वातावरण का अत्यधिक महत्व है। शुद्ध वातावरण एक व्यक्ति को सुसंस्कृत तथा सद्व्यवहारी बनाता है, ये जन्मजात शुद्धता को बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला रूम 10 to 8 और सेकंड है हमारा
लॉस स्प्रिंग और थर्ड इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, जिसके अंदर जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हाउ योगा हेल्थ और प्योरिटी इज पावर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है हमारे रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व ही कौन भली भांति पठन कर सकता है। आंसर, There are some rare men who through a kind of inherited literary instinct are able to read very well even before reaching the age of 25 years, यानी कुछ दुर्लभ व्यक्ति जो एक प्रकार की उत्तराधिकीय साहित्यिक मूल प्रवृत्ति से 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व ही बहुत अच्छा पठन करने में सक्षम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मच इज रिटेन्ड इन द माइंड ऑफ अ रीडर हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट, जो पाठक केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं उनके दिमाग में कितनी सूचना बनी रहती है। आंसर, अ वैग्यू आइडिया और 2 इज रिटेन्ड, एक या दो अस्पष्ट विचार ऐसे पाठक के दिमाग में बने रहते हैं। अ वैग्यू आइडिया और 2 इज रिटेन इन द माइंड ऑफ अ रीडर हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट, जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। एंड दिस शी रियली बिलीव्स इज रीडिंग, और इसे वह वास्तव में पठन समझती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु आर मोस्ट ऑफ द पर्सन्स अनेबल टू एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल ओपिनियन अबाउट अ बुक, अधिकतर व्यक्ति एक पुस्तक के बारे में अपने मूल विचार अभिव्यक्त करने में असमर्थ क्यों रहते हैं। आंसर, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर अनेबल टू एक्सप्रेस their original opinion about a book because in 1 hour or 2 hours their eye pass over all the pages they read to kill time, अधिकतर व्यक्ति एक पुस्तक के बारे में अपने मूल विचार अभिव्यक्त करने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि 1 या 2 घंटे में उनकी दृष्टि समस्त पृष्ठों से होकर गुजर जाती है, वह समय व्यतीत करने को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय हार्ड रीडिंग, कठिन पठन के लेखक का क्या आशय है। कठिन पठन से लेखक का क्या आशय है। बाय हार्ड रीडिंग द ऑथर मीन्स टू रीड वेरी थ्रूली, स्टडी ऑल द मीनिंग्स एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट स्लोली एंड थिंक अबाउट इट। मीन्स कठिन पठन से लेखक का आशय, पठन यानी पढ़ना, कठिन पढ़ने से लेखक का आशय विस्तृत अध्ययन से है, समस्त अर्थों व मूल पाठ के प्रभाव के अध्ययन से है तथा इसके बारे में विचार करने से है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्सप्लेन हाउ अकॉर्डिंग टू लेफ्कार्डियो-हेयन अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर 2 डिफरेंट थिंग्स, स्पष्ट करें लेफ्कार्डियो-हेयन के अनुसार मनोरंजन व अध्ययन 2 भिन्न चीज़ें कैसे हैं। आंसर, अकॉर्डिंग टू द लेफ्कार्डियो-हेयन, टू रीड अ स्टोरी और अ पोएम आउट of class hours is amusement and to read very thoroughly, study all the meanings and bearing of the text and think about it is study। यानी लेफ्कार्डियो-हेयन के अनुसार कक्षा समय के बाद एक कहानी या एक कविता पढ़ना मनोरंजन होता है तथा बहुत विस्तृत अध्ययन करना, समस्त अर्थों तथा मूल पाठ के प्रभाव का अध्ययन करना तथा इस पर विचार करना अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक बुक, एक वैज्ञानिक पुस्तक की मुख्य विशेषताएं क्या है। आंसर, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक बुक आर दीज, एक वैज्ञानिक पुस्तक की मुख्य विशेषताएं हैं, इट नीड्स हार्ड स्टडी, इसमें कठिन अध्ययन की आवश्यकता होती है, इट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू इन इट, इसमें कीमती सूचनाओं की एक अच्छी खासी मात्रा होती है, इट इज़ कम्पोज टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, इसे एक से अधिक विज्ञान के सर्वोत्तम सिद्धांतों पर रचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट हाफ एजुकेटेड पर्सन, अर्धशिक्षित व्यक्ति के बारे में लेखक के क्या विचार हैं। आंसर, अबाउट हाफ एजुकेटेड पर्सन द ऑथर्स ओपिनियन इज दिस दैट दे रीड अम्यूजमेंट, अर्धशिक्षित व्यक्तियों के बारे में लेखक का विचार है कि वे मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द डीपर क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट लिटरेचर, वे एक महान साहित्य के गुण को नहीं समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन फॉर्म्ड इन अ पर्सन, एक व्यक्ति की अनुशासन की आदत का क्या परिणाम निकलता है। आंसर, द रिजल्ट ऑफ द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन फॉर्म्ड इन अ पर्सन इज दिस दैट ही कांट रीड फॉर मेरे अम्यूजमेंट,
एक व्यक्ति की अनुशासन की आदत का ये परिणाम होता है कि वह केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं पढ़ेगा। ही नीड्स इंटेलेक्चुअल फूड। उसे मानसिक भोजन की आवश्यकता होती है। द बुक शुड अपील टू हिज हायर इमोशंस एंड इंटेलेक्ट। पुस्तक को उसकी उच्च भावनाओं तथा होशियारी को छूना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू वी फाइंड व्हेन वी री रीड अ बुक। जब हम एक पुस्तक को पुनः पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं। आंसर, वी फाइंड नेवर मीनिंग इन अ बुक व्हेन इट इज़ री रीड। पुस्तक को बार बार पढ़ने पर हमें इसमें नए नए अर्थ मिलते जाते हैं। इट विल गिव अस इंक्रीज डिलाइट एज आवर एज एडवांस। उम्र बढ़ने के साथ ही ऐसी पुस्तक से मिलने वाला आनंद भी बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई हैज़ रिगार्डिंग फॉर मेरे अम्यूजमेंट बीन कंपेयर्ड विथ अ नैरकोटिक। मनोरंजन के लिए पुस्तक पढ़ने की तुलना नशीले पदार्थ से क्यों की गई है। आंसर, रीडिंग फॉर मेरे अम्यूजमेंट हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ अ नैरकोटिक बिकॉज बोथ पास टाइम कीप इन ड्रीमिंग डिस्ट्रॉय कैपेसिटी फॉर थॉट एंड लीव द डीपर फीलिंग्स एंड फैकल्टीज अनएम्प्लॉयड। मनोरंजन के लिए पुस्तक पढ़ने की तुलना नशीले पदार्थ से इसलिए की गई है क्योंकि दोनों ही समय गुजारने का काम करते हैं, सपनों में बनाए रखने का काम करते हैं, विचारशीलता की क्षमता को नष्ट कर देते हैं तथा गहन भावों व विचारों को काम में लिए बिना छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर है जो ऑन रीडिंग टू इन रिलेशन टू लिटरेचर का भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है हमारे इंडिगो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी। तो इसका आंसर है, राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी बिकॉज ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास इसलिए गया था क्योंकि वह कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार की जमींदार प्रणाली के अन्याय की शिकायत करने आया था और किसी ने शायद ये कह दिया गांधी जी से बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, व्हाट वर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड पीसेंट्स। यानी ब्रिटिश जमींदारों तथा किसानों के बीच समझौते की शर्तें क्या थी। आंसर, इंडियन टेनेंट्स वर टू प्लांट 15% of their holdings with indigo and surrender the entire harvest as rent to the British landlords। भारतीय बटाईदारों को उनकी ज़मीन के 15% पर नील की खेती करनी थी तथा उनकी समस्त उपज को किराए के रूप में ब्रिटिश जमींदारों को देनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड गांधी जी नॉट अग्री टू प्रोसीड टू चंपारण विथ राजकुमार शुक्ला इमीडिएटली। गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ तत्काल चंपारण जाने के लिए सहमत क्यों नहीं हुए। आंसर, इट वॉज सो बिकॉज गांधी जी हैड अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड ही वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी ऐसा इसलिए था क्योंकि गांधी जी का कानपुर में एक निश्चित कार्यक्रम था और भारत के अन्य भागों में जाने के लिए वे वचनबद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट राजेंद्र प्रसाद। जब गांधी जी व राजकुमार शुक्ला ने राजेंद्र प्रसाद से मिलना चाहा तो क्या घटित हुआ था। आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट्स टुक गांधी अनदर पुअर योमैन एज दे न्यू शुक्ला और पुअर पीसेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने गांधी को एक दूसरा निर्धन कृषक माना क्योंकि वे शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। दे टुक गांधी एंड अनटचेबल। उन्होंने गांधी को एक अस्पृश्य माना। दे डिड नॉट अलाउ गांधी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। उन्होंने गांधी को कुएं से जल नहीं खींचने दिया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरबाद। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने की योजना क्यों बनाई। आंसर, गांधी जी प्लान टू गो मुजफ्फरपुर बिकॉज इट वॉज एन रोड टू चंपारण एंड ही वांटेड टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने की योजना इसलिए बनाई क्योंकि ये चंपारण के रास्ते में ही था और वे और अधिक संपूर्ण सूचना प्राप्त करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन नेचुरल इंडिगो क्रॉप। सिंथेटिक नील का प्राकृतिक नील पर क्या प्रभाव पड़ा था। आंसर, बिकॉज ऑफ सिंथेटिक इंडिगो द इंटरनेशनल डिमांड ऑफ नेचुरल इंडिगो रिड्यूस्ड मच।
सिंथेटिक नील के कारण प्राकृतिक नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग बहुत कम हो गई। एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल इंडिगो वॉज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नाउ फॉर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। प्राकृतिक नील का निर्यात ब्रिटिश जमींदारों के लिए अब लाभ देने वाला व्यापार नहीं रह गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल पुअर पीसेंट्स। ब्रिटिश जमींदारों ने गरीब किसानों को कैसे मजबूर किया। आंसर, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड पुअर पीसेंट्स फर्स्ट बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड देन बाय एग्रीमेंट्स टू पे कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। ब्रिटिश जमींदारों ने गरीब किसानों को पहले लंबी अवधि के समझौते द्वारा तथा फिर 15% की व्यवस्था से मुक्ति के लिए क्षतिपूर्ति राशि देने के सहमति पत्रों से मजबूर किया। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड गांधी जी स्कॉल्ड द लॉयर्स। गांधी जी ने वकीलों को फटकार क्यों लगाई। आंसर, गांधी जी स्कॉल्डेड द लॉयर्स ऑफ द चंपारण एरिया फॉर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स एंड नॉट हेल्पिंग देम। गांधी जी ने गरीब बटाईदारों से ऊंची फीस वसूलने व उनकी सहायता न करने के लिए चंपारण क्षेत्र के वकीलों को फटकार लगाई। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द चंपारण एपिसोड प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी। चंपारण की घटना गांधी जी के राजनीतिक करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ कैसे साबित हुआ। आंसर, द चंपारण एपिसोड शोड हिम दैट द पीपल ऑफ इंडिया कुड विन फ्रीडम फॉर themselves by following truth and non-violence। चंपारण की घटना ने उन्हें यह दिखाया कि सत्य व अहिंसा का अनुसरण कर भारत के लोग स्वयं के लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे। गांधी एंड हिज वे ऑफ वर्किंग हैड सक्सीड। गांधी व उनके कार्य करने का तरीका सफलता प्राप्त कर चुका था। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री। उन्होंने कहा कि अंग्रेज उसके यानी गांधी जी के अपने देश में उसे आदेश नहीं दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका लास्ट इंडिगो चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर फैमिलीज ऑफ पीसेंट्स। किसानों के गरीब परिवारों के सामाजिक उत्थान के लिए गांधी जी ने क्या किया। आंसर, प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेज। 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। मिसिस गांधी टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। श्रीमती गांधी ने व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सामुदायिक सफाई पर आश्रम के नियम पढ़ाए। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस। गांधी ने एक डॉक्टर को स्वेच्छा से सेवा देने को नियुक्त किया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रेनबो बुक का, वो है अ वॉक थ्रू द फायर, जिसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेशन एंड वेयर वॉज ही पोस्टेड व्हेन ही विटनेस्ड द एंटरटेनमेंट शो। वर्णकर्ता का व्यवसाय क्या था तथा वह कहाँ पदस्थापित था जब उसने मनोरंजक कार्यक्रम देखा था। आंसर, द नरेटर्स प्रोफेशन वॉज सोल्जरिंग। वर्णकर्ता का व्यवसाय सैनिक वाला था। ही वॉज पोस्टेड एट सैपर कैंप एट बेगमपेट इन हैदराबाद स्टेट व्हेन ही विटनेस्ड द एंटरटेनमेंट शो। जब उसने मनोरंजन कार्यक्रम देखा था वह हैदराबाद के बेगमपेट के सैपर कैंप में पदस्थापित था। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द नरेटर ईट अ नाइस मील ऑन वन इवनिंग एंड हाउ डिड ही फील आफ्टर ईटिंग। एक शाम वर्णकर्ता ने कहाँ पर अच्छा भोजन किया था और भोजन उपरांत उसने कैसा महसूस किया था। आंसर, वन इवनिंग द नरेटर एट अ नाइस मील एट अ चाइनीज रेस्टोरेंट इन द नियर बाय टाउन ऑफ सिकंदराबाद। आफ्टर ईटिंग ही फेल्ट एट पीस विद द वर्ल्ड। एक शाम वर्णकर्ता ने समीप के ही कस्बे सिकंदराबाद के एक चाइनीज रेस्टोरेंट में अच्छा भोजन किया था। भोजन उपरांत उसने विश्व के साथ शांति महसूस की थी। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर एंड इन वॉट कंडीशन डिड द नरेटर मीट द ओल्ड मैन वाइल ड्राइविंग बैक टू द आर्मी कैंप इन द इवनिंग। शाम को सेना के कैंप पर लौटते समय वर्णकर्ता उस वृद्ध आदमी से कहाँ पर तथा किस दशा में मिला था। आंसर, द नरेटर मेट द ओल्ड मैन एट अ पॉइंट वेयर द रोड डिवाइडेड टू
डिवाइडेड फॉर फिरोजगुड्डा स्मॉल विलेज। यानी वर्णकर्ता उस वृद्ध आदमी से एक ऐसे स्थान पर मिला था जहाँ से रोड फिरोजगुड्डा नामक छोटे से गांव के लिए विभाजित होता था। ही लुक्ड लाइक अ बंडल ऑफ वाइट क्लोथिंग। वह सफ़ेद वस्त्र के एक बंडल जैसा दिखाई दिया था। हिज फेस वॉज कवर्ड विथ ब्लड। उसका चेहरा खून से सना था। क्वेश्चन नंबर 4, whom did the narrator see dissolving in the darkness of the night? Why did they seem to be in a hurry? वर्णकर्ता ने किन्हें रात्रि के अंधकार में गायब होते देखा? वे जल्दी में क्यों दिखाई दिए? आंसर, द नरेटर सॉ द शैडोई फिगर्स डिसॉल्विंग इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट। वर्णकर्ता ने छाया जैसी आकृतियों को रात्रि के अंधकार में गायब होते देखा। They seemed in a hurry because of the arrival of a British army vehicle and soldier. वह जल्दी में इसलिए दिखाई दिए क्योंकि ब्रिटिश सेना का एक वाहन व सैनिक वहां आ गया था। क्वेश्चन नंबर 5, What did the object lying on the fork road look like? What did it turn out to be on the narrators reaching there? शाकित सड़क पर पड़ी चीज कैसी दिखाई दी थी? लेखक के वहां पहुंचने पर यह क्या मिली? आंसर, द ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द फोक रोड लुक लाइक अ बंडल ऑफ वाइट क्लोथिंग। शाकित सड़क पर पड़ी वस्तु श्वेत वस्त्र के एक बंडल जैसी दिखाई दी। ऑन नरेटर्स रीचिंग देयर इट टर्न आउट टू बी एन एल्डरली इंडियन। लेखक के वहाँ पहुँचने पर यह एक बुजुर्ग भारतीय मिला। क्वेश्चन नंबर 6, हु वर द एशनलेंट्स अकॉर्डिंग टू द वाउंडेड मैन? घायल व्यक्ति के अनुसार हमलावर कौन थे? आंसर, अकॉर्डिंग टू द वाउंडेड मैन द एशनलेंट्स वर टू एंग्लो इंडियन यूथ्स। घायल व्यक्ति के अनुसार हमलावर दो एंग्लो इंडियन युवक थे। ही डिड नॉट सफ़र टू ग्रेटली। उसने ज़्यादा मार नहीं सही थी। ही हैड कवर्ड हिज फेस। उसने अपना चेहरा ढक लिया था। ही प्रिटेंड अनकॉन्शियसनेस। उसने बेहोशी का बहाना कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द राइटर टू इंस्टेंटली टू हेल्प द वाउंडेड ओल्ड मैन? वॉज हिज कंडीशन एज सीरियस एज द नरेटर हैड थॉट ऑफ? लेखक ने घायल वृद्ध व्यक्ति की सहायता के लिए तत्काल क्या किया था? क्या उसकी दशा इतनी बुरी थी जैसा लेखक ने सोचा था? आंसर, टू हेल्प द वाउंडेड ओल्ड मैन द राइटर इंस्टेंटली टुक आउट हिज पॉकेट हैंडकरचीफ एंड क्लियर द ब्लड फ्रॉम हिज फेस। घायल वृद्ध आदमी की सहायता के लिए लेखक ने तत्काल अपनी जेब से रुमाल निकाला तथा उसके चेहरे से रक्त साफ किया। नो, हिज कंडीशन वॉज नॉट एज सीरियस एज द नरेटर हैड थॉट। नहीं, उसकी दशा इतनी गंभीर नहीं थी जैसा वर्णकर्ता ने सोचा था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एंड वेयर वॉज द एंटरटेनमेंट शो ऑर्गेनाइज्ड? मनोरंजन कार्यक्रम कब व कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर, द एंटरटेनमेंट शो वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट द नाइट बिफोर द नरेटर वॉज टू लीव फ्रॉम हिज न्यू पोस्टिंग प्लेस। द शो वॉज एट सेपर कैंप। मनोरंजन कार्यक्रम वर्णकर्ता के नए पदस्थापित स्थान के रवाना होने से पूर्व ही रात्रि को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम सेपर कैंप में था। क्वेश्चन नंबर 9, नेम 3 इम्पॉर्टेंट फीट्स परफॉर्म्ड इन द शो। उन 3 साहसिक कार्यों के नाम बताएं जो कार्यक्रम में दिखाए गए थे। आंसर, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीट वॉज द बेंडिंग ऑफ एन आयरन बार अराउंड द नेक। प्रथम महत्वपूर्ण साहसिक कार्य गर्दन पर लोहे की छड़ को मोड़ना था। द सेकेंड वॉज द पैसेज ऑफ 5 टन ट्रक ओवर द रेलवे स्लीपर ऑन द चेस्ट। दूसरा, 5 टन के ट्रक को छाती पर रेलवे स्लीपर के ऊपर से गुजारना था। द थर्ड वॉज अ वॉक थ्रू द फायर। और तीसरा, आग पे चलना था। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है अ वॉक थ्रू द फायर चैप्टर का, जो है हाउ वॉज द नेक्स्ट मीटिंग बिटवीन द ओल्ड मैन एंड द नरेटर अ बिग सरप्राइज फॉर द लेटर, वेयर वॉज इट? अगली मीटिंग उस वृद्ध आदमी तथा वर्णकर्ता के बीच बाद वाले वर्णकर्ता के लिए एक आश्चर्य कैसे था? यह कहाँ हुई थी? आंसर, द ओल्ड मैन शोड द फीट ऑफ वॉकिंग बेयर फुट थ्रू द फायर एंड सेपर कैंप।
उस वृद्ध आदमी ने सैपर कैंप में नंगे पैर आग पर चलने का साहसिक कार्य दिखाया था। ही रिटर्न द हैंडकरचीफ टू द नरेटर। उसने वर्णकर्ता को उसका रुमाल लौटाया था। सो द मीटिंग वॉज अ बिग सरप्राइज। इसलिए मीटिंग एक बड़ा आश्चर्य था। तो स्टूडेंट्स, हमारे वॉक थ्रू द फायर के भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो लास्ट है, डीप वाटर, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे शॉर्ट। फिर हमारी पूरी वीडियो में ये द रेनबो बुक के जो भी चैप्टर्स थे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। Why does water create a feeling of hatred and terror in विलियम डगलस? जल विलियम डगलस में घृणा व भय की भावना क्यों सृजित करता है? आंसर, एट 3 और 4 हिज फादर टुक हिम टू द बीच। जब वह 3 या 4 वर्ष का था तो उसके पिता ने उसको बीच में भेज दिया था। अ सर्फ बर्ड दैम। एक लहर ने उनको जल में दबा दिया। टेरर ऑफ वाटर सीटेड इन हिज हार्ट। जल का डर उसके दिल में बैठ गया। एट 10 और 11 अ बिग ब्रेशर टोस्ट हिम इनटू द YMCA पूल। 10 या 11 वर्ष की उम्र में एक दबंग लड़के ने उसे YMCA पूल में फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द कॉन्टिन्यूअल वार्निंग ऑफ द ऑथर्स मदर एंड डिड ही टेक इट सीरियसली? लेखक की माँ की बारंबार चेतावनी क्या थी तथा क्या उसने इसे गंभीरता से लिया? आंसर, द कॉन्टिन्यूअल वार्निंग वॉज दैट द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरियस। मदर रिमाइंडेड हिम ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। बारंबार चेतावनी यह थी कि याकिमा नदी खतरनाक थी। माँ प्रत्येक डूबने की घटना का स्मरण कराती थी। यस, ही टुक इट सीरियसली। हाँ, उसने इसे गंभीरता से लिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड डगलस डिसाइड टू जॉइन द YMCA पूल? डगलस ने YMCA तालाब ज्वाइन करने का निश्चय क्यों किया? आंसर, डगलस डिसाइडेड सो बिकॉज द YMCA पूल वॉज सेफ। डगलस ने ऐसा निश्चय इसलिए किया था क्योंकि यह सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। ये छिछले भाग पर 2 या 3 फीट ही गहरा था। ही हैड गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। उसके पास जल पंख भी थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब एज द मिस एडवेंचर एंड हाउ डज ही एंड अप? लेखक किसे दुर्घटना के रूप में वर्णित करता है तथा वह कैसी अप्रत्याशित स्थिति में पहुंच जाता है? आंसर, द मिस एडवेंचर वॉज हिज नैरो एस्केप फ्रॉम डेथ बाय ड्रोनिंग इन द YMCA pool. He ends up lying on his stomach beside the pool. He was vomiting. He feared water. YMCA पूल में डूबकर मर जाने से बाल बाल बच जाना ही दुर्घटना थी। वह पूल की बगल में पेट के बल पड़ा होने की स्थिति में पहुंच गया था। वह उल्टियां कर रहा था। वह जल से डरने लगा था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट डिड विलियम डगलस प्लान वाइल सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल के पैंदे की ओर जाते समय विलियम डगलस ने क्या योजना बनाई? आंसर, विलियम डगलस प्लान टू हिट द बॉटम हार्ड विथ द फीट, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। विलियम डगलस ने पैंदे को पैर से जोरदार टक्कर मारने, सतह पर आ जाने, इस पर सपाट लेट जाने तथा तैर कर पूल के किनारे पर आ जाने की योजना बनाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड टेरर सेज द नरेटर व्हेन ही वॉज गोइंग डाउन एंड अ येलो ग्लो ऑफ वाटर सराउंडेड हिम? वर्णकर्ता को डर ने किस प्रकार जकड़ लिया था जब वह नीचे और नीचे ही जा रहा था तथा जल की पीली चमक ने उसे घेर लिया था? आंसर, स्क्रीम्स फ्रोज इन हिज थ्रॉट। चिल्लाहट उसके गले में जमकर रह गई। टेरर ऑफ डेथ पैरालाइज्ड हिम अंडर वाटर। मृत्यु के आतंक ने उसे जल के अंदर ही विक्षिप्त सा कर दिया। ही लॉस्ट हिज ब्रीथ। उसकी सांस टूट गई। हिज लंग्स एक्ट। उसके फेफड़े दर्द करने लगे। हिज हेड थ्रॉप्ड। उसका सिर फटने लगा। ही वॉज गेटिंग डिजी। उसे चक्कर आने लगे। हिज लेग्स एंड आर्म्स डिड नॉट मूव। उसकी टांगें व बाहें नहीं हिली। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग?
लेखक ने स्वयं को कहाँ पड़े हुए पाया? आंसर, व्हेन द ऑथर हैड नियरली ड्राउन्ड एंड समवन पुल्ड हिम आउट, ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। जब लेखक लगभग डूब चुका था और किसी ने उसे बाहर निकाला था, तब उसने स्वयं को पूल की बगल में पेट के बल पड़े हुए व उल्टी करते हुए पाया। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द फियर ऑफ वाटर रन हिज फिशिंग ट्रिप्स एंड अदर जॉयज? जल का डर किस तरह से उसकी मछली पकड़ने व अन्य जल खेलों का आनंद लेने से रोकता है? आंसर, ही कुड नॉट गो फॉर सैल्मन फिशिंग, बेस फिशिंग एंड ट्रॉट फिशिंग। ही कुड नॉट एंजॉय कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। वह सैमन मछली पकड़ने, बेस मछली पकड़ने तथा ट्राउट मछली पकड़ने नहीं जा सका। वह पैडल वाली नाव, चप्पू वाली नाव तथा तैरने का आनंद नहीं ले सका था। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वॉज विलियम डगलस डिटरमाइंड टू कॉन्क्वर हिज फियर ऑफ वाटर? विलियम डगलस जल के अपने डर को विजित करने को दृढ़ निश्चय क्यों था? आंसर, इट वॉज सो बिकॉज हिज लाइफ हैड बिकम हैंडीकैप्ड। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका जीवन विकलांग बन गया था। ही वॉन्ट टू एंजॉय हिज लाइफ फुल्ली। वह अपने जीवन का पूर्ण आनंद लेना चाहता था। ही वॉन्टेड टू फील रिलीज। वह स्वतंत्र महसूस करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारी बुक का। रेनबो और पोएट्री सेक्शन अलग है आपका, पर जो चैप्टर हैं वो आपके इतने ही हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके। मैंने आपको इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए सारे चैप्टरों के रेनबो बुक के। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक कर दें इस वीडियो को। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर बिकम अ परफेक्ट स्विमर? लेखक एक निपुण तैराक कैसे बना? आंसर, द ऑथर हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। लेखक ने एक प्रशिक्षक से प्रशिक्षण लिया। ही यूज्ड अ रॉप एंड अ पुली। उसने एक रस्सा व एक चरखी का प्रयोग किया। ही टॉट हिम टू एक्सेल विथ फेस अंडर वाटर। उसने उसे पानी के अंदर श्वास छोड़ना सिखाया। ग्रेजुअली ही लर्न स्विमिंग। धीरे धीरे उसने तैराकी सीख ली। ये आपके क्वेश्चन है, अगर आपने देखा नहीं तो आप देख सकते हैं। ये रहा, हाउ डिड द ऑथर बिकम अ परफेक्ट स्विमर। मैंने आपको बता दिया पढ़ के। तो स्टूडेंट्स, हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। Finish all chapters question and answer. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe to this channel, and thanks for watching. धन्यवाद।